सर इज कलर ब्लाइंड, वो पिंक है। चलो इन बातों को तो हम लोग ध्यान देते ही रहेंगे। अब हम लोग जरा अपनी बातों पे भी आ जाए, क्योंकि आप लोगों को पेपर भी देने हैं और सिलेक्शन भी लेना है। तो हम लोग इन बातों पे डिस्कस करते हैं कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे अभी पढ़ाई करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके भी जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि हाँ सर हम पढ़ते हैं तो हमें ये दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है। तो हम लोग उन क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बताइए, इस साइड से पहले पूछ रहे कुछ। हाँ सर, सबसे पहला क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट का होता है, और क्योंकि सर इस बार मेरा 6th अटेम्प्ट है नीट का और पार्शियल ड्रॉप हुआ, तो उसमें सर कॉलेज के बाद वाला जो टाइम होता है 5 घंटा 6 घंटा, तो वो कैसे मैनेज कर पाए। और सर ऑलरेडी ये नीट 2.0 बैच में इनरोल्ड है, तो उसके जो लेक्चर ड्यूरेशन है और कॉलेज का जो बाद जो टाइम मिलता है वो नहीं हो पाता। देखो, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो खुद करनी पड़ती है बेटा। अब जैसे इन्होंने कहा हम कॉलेज करते हैं तो हमें टाइम कम मिलता है, तो 12th वाला बच्चा स्कूल भी तो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम बहाना ढूंढना चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है ढाल, कि हमने कोई गलती की है, हम उसका ढाल पहले तैयार करते हैं, गलती नहीं स्वीकारते हैं, ढाल तैयार करते हैं। जैसे पेपर में नंबर कम आया, आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, पेपर में नंबर कम आया, पेपर टफ था, पेपर में नंबर कम आए, वो नाना की नानी की शादी में चले गए थे ना, इसीलिए नंबर कम आए। ये सब क्या है? ढाल है, अपने को सेव करना है, तो ये अपने को सेव करना है और कुछ नहीं। कि हम स्कूल जाते हैं इसलिए हम पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। अरे तो पूरी दुनिया कहाँ जाती है भाई, बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं, वो भी तो स्कूल ही जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। मैंने देखो तुम्हें तुरंत बताया था कि मैं सिलेक्शन नहीं देता, क्योंकि सिलेक्शन आप दोगे, हम अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर जिस दिन पेपर होगा, पेपर में लिखने वाले तुम हो, हम नहीं है। इसलिए वो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही है, जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज होती है वो यार खुद बनानी पड़ती है। तो पहले अपने अंदर इतनी एनर्जी डेवलप करो कि हमें सिलेक्शन लेना है। जब आप ये एनर्जी डेवलप कर लोगे कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर एक बच्ची थी जो जॉब करती थी, हाँ नर्सिंग, और जॉब करते हुए सेलेक्ट हो गए। जॉब करना ज्यादा टफ काम होता है कॉलेज जाने से, क्योंकि वहां पे 10 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, अपने अंदर की आग को जलाना है। हाँ, हाँ। और कोई बच्चा क्वेश्चन कुछ? पटना से हूँ सर, विदाउट 11 जे से सर, रिवीजन सर कैसे करें सर? रिवीजन का सर अभी एग्जाम आने वाला है सर, मैथ में सर। एक्चुअली जानते हो यार, हम लोग पढ़ते बाद में रिवीजन की चिंता पहले होने लगती है। यार रिवीजन तब करोगे जब तुम्हें चैप्टर आता हो, या तुम्हें चैप्टर पूरी तरीके से आता है। पता है, बैठ जाओ बेटा। एक्चुअली तो क्या होता है, तुम सब जो बच्चे हो ना यार, तुम लोग 11th में आ जाते हो, जेईई नीट की तैयारी करने लगते हो, पर तुम्हारा जो टेम्परामेंट है ना वो स्कूल का ही होता है। यस सर। तुम्हें लगता है चैप्टर रिवाइज करना है, सबसे पहले मास्टर के नोट उठाएं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइंस, नीट में एक चैप्टर होता है यस सर। स्ट्रेट लाइन, मैथ में होता है, मैथ में, ठीक है ना, शायद ना बताओ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हमें थोड़ा ना पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। किसी को पता है? हमको तो नहीं पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और शायद हमको यही पता है। सारे जेई वालों को यही पता होगा कि नहीं? जेई वाले के बोल ही नहीं पा रहे माइटोकॉन्ड्रिया, अभी फोन करके पूछ के आए थे ये। तरुण सर से फोन करके तो क्या है ना यार, तुम लोग क्लास 11 12th में आ चुके हो, पर जैसे को तुम्हें कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तुम सबसे पहले मास्टर के नोट्स उठाओगे, फिर उस नोट्स के नोट्स तुम बनाओगे। वही नोट्स तुम जानते हो मास्टर ने 10 लेक्चर में कराया, तो तुम 5 दिन में उसको रिवाइज करोगे। जब तुम्हारा 5वां दिन चल रहा होगा, तुम पहले दिन जो रिवाइज किया था वो भूल चुके होगे। फिर तुम डीपीपी में आओगे, डीपीपी लगाओगे, फिर से सब एरिया लगेगा, फिर से नोट्स में जाओगे, फिर तुम्हारे 10 दिन बीत जाएंगे, लेकिन तुम कहां पे होगे? स्ट्रेट लाइन में। ये रिवीजन का तरीका होता ही नहीं है। आपको कन्वेंशनल तरीके से बाहर निकलना है।
IIT जेई में और साथ में नीट में क्या आता है, क्वेश्चन आता है ना, क्या थ्योरी पूछी जाती है, एक्सप्लेन करो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन। तुमने कहा सीधी रेखा को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, नहीं यार ये चीज नहीं आती, सवाल आता है। तो सबसे पहले तुम लोगों को अपना टेम्परामेंट चेंज करना होगा, तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में आना होगा। जो बच्चे जेई में रैंक लेके आते हैं, मैं लास्ट रैंक तक की बात कर रहा हूं, इनफैक्ट जो अच्छी NITs में जाते हैं, ठीक है, वो जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। क्या पता तुम्हारा दिमाग तेज हो, पर क्या उनका मेंटल मैनेजमेंट अच्छा होता है। अब जब मैं मेंटल मैनेजमेंट की बात करूंगा तो पहुंचो गूगल में, व्हाट इज मेंटल मैनेजमेंट। यही तो खराब मेंटल मैनेजमेंट है। तुम हर चीज यूट्यूब में क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा मोटिवेशन चाहिए, यूट्यूब में टाइप किया नीट मोटिवेशन, उसमें 50 लोग बता रहे हैं हाउ टू क्रैक IIT जेईई इन 24 आवर्स। उसकी खुद की औकात है? ऐसा होता नहीं होता है, क्रैकिंग IIT जेईई इन 12 आवर्स। भाई IIT वाले भी हंसते होंगे, और उसमें तुम व्यूज देखना 1 करोड़ होंगे। इसलिए तो IIT में कम लोग का सिलेक्शन होता है, 5-6 हजार लोगों को अच्छी सीट मिलती है। क्यों? इतने बच्चे क्यों हैं? क्योंकि बाकी लोग YouTube में यही देख रहे हैं, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू रिवाइज द नोट्स प्रॉपरली, द बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी। क्या है यार ये? मतलब IIT जेईई में सिलेक्ट होने के लिए, नीट में सिलेक्ट होने के लिए तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंटली परफॉर्म करना होगा। और वो डिफरेंटली चीज क्या है? आपको चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है, आप उसकी DPP, या फिर मुझे पता है तुम या तो नोट्स पढ़ पाते हो, या तो DPP कर पाते हो, या तो तुम मॉड्यूल कर पाते हो, या तो PYQ कर पाते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सारी चीज नहीं होती है। यस सर। और तुम लोग दिल से क्यों कमजोर हो? कोई भी चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो ना, तुम्हारा मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें कमेंट आता है मेरी DPP का बैकलॉग बन रहा है, मेरा मॉड्यूल का बैकलॉग बन रहा है, उसके पीछे लड़का आता है 90 बैकलॉग्स ऑफ द लेक्चर। उसमें लाइक सबसे ज्यादा उसी में होते हैं। और आजकल ट्रेंड में चल रहा है मेरा योगा का बैकलॉग है। योगा का भी बैकलॉग आता है ना? अच्छा ये बताओ कितने लोग 10वीं क्लास में हैं जो 11वीं में एडमिशन लेने वाले हैं? कोई है? नहीं। कितने लोग 11वीं में हैं अभी? हैं। तुम्हें रेगुलर अगर पढ़ना है ना रोज, तो आसिम सर से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि तुम जानते हो GS पढ़ाते हैं, रोज देखते हैं दुनिया भर की चीजें, है ना, और फिर पढ़ाते हैं। ऐसे सब सोए जाओ पढ़ाते जाओ, ऐसा होता क्या है ना? तो इनसे सुन लो कैसे रोज पढ़ा जाता है, कैसे रोज नोट्स बनाया जाता है, और रोज नोट्स बना के उसको कैसे अच्छे से दिमाग में सेट किया जाता है ना? तो आसिम सर आप बता दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे इतने यहाँ पर स्टूडेंट्स जानते होंगे। सुनो सर कह रहे ताली बजाओ मेरे लिए। लोगों ने मैं अपने तो यार मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल होना है, कि आप लोग जिस एज में हो, ये बहुत ही छोटी सी उम्र है। अभी आप एक कोकून से बाहर निकल रहे हो, अंडा फूटता है ना तो छोटा सा चिड़िया सा बच्चा निकलता है। अभी आप लोगों को उड़ना है, उड़ान भरनी है, और जिंदगी में शायद दिस इज नॉट योर ओनली एम, जहाँ पर आपको जिंदगी में आपको इससे बड़े भी तो शुरुआत है, पहली सीढ़ी है जहाँ पर आप एक पूरे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आने वाले हो। तो कभी भी अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है तो मैं हमेशा कहता हूँ 3D फॉर्मूला है, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर आपने अप्लाई कर लिया और वो आप अप्लाई करते हो अपने हर फेज में, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेईई नीट हो, आगे आके आप कभी यहाँ पर कोई अगर सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी भी करना चाहे वो उसको अचीव कर सकता है। और 3D फॉर्मूला है डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपका जेईई हो, नीट हो, इसके बाद आप कोई भी एग्जाम निकाल रहे हो, अपने अंदर पहले ये देखो कि आपके अंदर कमियां क्या हैं। हमें लगता है, शायद मुझे लगता है कि हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं। हम जैसे कि 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन गायब हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर मिसिंग है, हम ये समझ नहीं पाते हैं। हम लैग कहाँ कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी। हमें वर्क किस पे करना है? कंसिस्टेंसी पे। शायद ये रिवीजन और ये जो प्रॉब्लम है नोट्स मेकिंग की, ये सारी सॉल्व हो सकती है। इन सब के लिए आपको कुछ भी टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है। तो इफ यू गो टू द बेसिक रूट्स,
तो आपको समझ में आएगा यार हमारी प्रॉब्लम्स कुछ और ही हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रो मत कि यार ये नहीं हो रहा है सर, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो एवरी सिंगल डे, एवरी अदर डे विल बी वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर यू। ये एक नेचर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हर दूसरा दिन आपको डिमोरलाइजिंग लगेगा कि मेरा नहीं हो रहा है, ये बात सत्य है और लगना भी चाहिए, ताकि आप एकदम अपनी तैयारी को और बढ़ाओ। हर दिन लगेगा, तो नथिंग इन दिस लाइफ इज अ प्रॉब्लम, ये बात ध्यान रखना, एवरीथिंग इज अ चैलेंज। अगर तुमने जिंदगी में चैलेंज को एक्सेप्ट किया है ना, तो ही तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि तो क्लास 12th में हो यार, अभी एक कॉलेज के एडमिशन की लड़ रहे हो, क्या यहाँ से जिंदगी खत्म हो जाएगी? जी नहीं, नौकरी चाहिए ना। जब आओ दुनिया में बाहर निकलो, सच्चाई पता चलेगी ना। तो अभी अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक को बिल्ड करो। आप एक प्रेशर कुकर के अंदर, खाना जब कुकर के अंदर होता है तो आप उसको अगर मसाले टेस्ट करोगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, अभी आप कुकर के अंदर हो। इससे पहले कुकर के बाहर निकलो और खाना खराब हो जाए, खाने को पकना चाहिए, तो अपने आप को पकाओ, अपने आप को इतना वो करो कि यार हम जब कुकर से बाहर निकले तो हमारा खाने का स्वाद तभी पता चलता है ना। तो अभी आप लोग एक बहुत ही छोटे से कोकून के अंदर हो, इस दुनिया में बहुत चीजें बाकी हैं, तो अपने यार इस पहली सीढ़ी को चढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो, क्योंकि शायद आप लोग जिस एम को लेके चल रहे हो सिर्फ दिस इज नॉट दी ओनली एम, आई थिंक, है ना। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शायद आप सभी लोगों के जरूरी है। तो सर लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को काफी कुछ विद्यापीठ के अराउंड बता दिया, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल, है ना, किस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। सर ऐसे नहीं सर, आप किस टाइम में शायरी तो आज तैयार करके लाई नहीं। खजाना है आपके पास। परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है।